आम ले लो, मीठे रसीले आम, ठंडे ठंडे आम। आम ले लो, आम। आम ले लो, आम ले लो, आम। धर्मेश काफी देर तक यूं ही जोर जोर से बोलते रहता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। हे भगवान, इतनी गर्मी में गला और सूख गया बोलते बोलते। है तो सही, पर कितने के दिए भाई? 120 रुपए किलो है। अबे दिमाग खराब है क्या? वे इतने महंगे? 50 दूंगा बस, वरना बाजार में तो इससे सस्ते और इससे अच्छे मिल जाएंगे। भैया बाजार में यही रेट चल रहा है आजकल। मैं 50 के अगर दूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसी कोई जरूरत थोड़ी है। इतने महंगे मैं तुमसे ही लेकर जाऊं तो कहीं और से ही ले लूंगा ना। वो वहां से चला जाता है और एक बार फिर से धर्मेश निराश होकर अपना सर झुका लेता है। मुश्किल से 5 किलो आम बिके हैं बस सुबह से। तभी गांव का भल्ला सेठ वहां आ जाता है, जिसके गांव में कई ऐसे फलों के ठेले चलते हैं। अरे धर्मेश, अरे क्या हुआ बेटा, कुछ बिका नहीं? नहीं सेठ जी। देख बेटा, मुझे 75 रुपए किलो के भाव में दे सकता है तो दे दे। मुझे भी पता है कि बाजार का भाव क्या चल रहा है, तो तेरा भी काम निकल जाएगा और मेरा भी। वैसे फायदा तो इतना नहीं है, लेकिन बिक्री भी नहीं हो रही है। कम से कम सामान तो निकल जाएगा, वरना पैसा भी नहीं आएगा और ये आम भी रखे रखे गल ही जाएंगे। अब ठीक है सेठ, ले जाओ। गरीब इंसान हरकतों से ही गरीब होता है, नादान बुद्धि कहीं का। धर्मेश अपने घर वापस जा ही रहा होता है। अरे भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर हुआ क्या है? भाई साहब, मेरे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है उन्हें अस्पताल लेकर जाने के लिए। और अगर उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गई तो उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। अरे बाप रे, चलिए पहले उन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, कहीं तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। देखिए भाई साहब, इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा 1 दिन के लिए, वरना हालत और खराब हो जाएगी। पर वो तो काफी महंगा होगा। हाँ, कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे। हे भगवान, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? ये लीजिए डॉक्टर साहब, और आप तुरंत इनका इलाज करना शुरू कीजिए। आपने सारे पैसे उन्हें दे दिए? अरे आपको ज्यादा जरूरत थी। भगवान आपको जग की सारी खुशियां दे भाई साहब। धर्मेश मुस्कुराकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। आ गए आप? अब हाँ हाँ। जैसे ही मालती देखती है कि धर्मेश के हाथ में एक भी आम नहीं है, तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। धर्मेश कुछ देर तक मालती की ओर देखता रहता है और फिर उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर मालती अपना सर झुका लेती है। देखिए, मैं जानती हूँ कि मन दयालु होना चाहिए, लेकिन आप हमारे बारे में तो सोचिए। आम की बिक्री जरा भी नहीं हो रही है और जो पैसे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मालती, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जिनका मन एकदम साफ होता है। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे ना। अरे भगवान, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। आज नहीं हुई तो क्या हुआ, कल बिक्री हो जाएगी। अगले दिन धर्मेश सुबह सुबह मंडी से आम लाने के लिए तैयार हो जाता है। मालती लाओ, पैसे दे दो, मैं मंडी से आम लेकर सीधा निकल जाऊंगा।
जी ये पैसे आखिरी हैं, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। धर्मेश वो पैसे लेकर मंडी से आम लाता है। धूप धीरे धीरे अपना प्रकोप और बढ़ा देती है। सड़क से भाप उठने लगती है। हवा मानो आसमान से अंगारे बरसा रही हो और उसी भीषण गर्मी के बीच धर्मेश सड़क किनारे चलता हुआ एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उसका चेहरा और उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो चुके हैं। आम ले लो, आम, मीठे रसीले आम, ठंडे ठंडे आम। वो बार बार आवाज लगाता रहता है लेकिन कोई रुकता नहीं। लगता है आज भी कुछ नहीं बिकेगा। तभी एक आदमी वहां आता है जिसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही होती है। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आम चाहिए क्या भाई साहब? भाई साहब मैं असल में अनाथ आश्रम से आया हूँ। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और जो दान था वो भी खत्म हो चुका है। बच्चे भूखे बैठे हैं। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, बस 1000 रुपए हैं। अगर आप ये आम दे दें तो बच्चों का पेट भर जाएगा। कुछ पल के लिए धर्मेश चुप हो जाता है। ठीक है भाई साहब, आप ले जाइए। सच में आपको नुकसान नहीं होगा? नुकसान और फायदा तो चलता ही रहता है भाई साहब, लेकिन बच्चों का पेट भरना ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद भाई साहब, भगवान आपको खुश रखे भाई साहब, धन्यवाद। आ गए आप, आज तो जल्दी आ गए। आज बिके आम। धर्मेश कुछ देर तक उसकी तरफ देखता है, फिर धीरे धीरे सारी बात बता देता है। ये सुनते ही मालती का चेहरा उतर जाता है और क्रोध की हल्की सी झलक उसके चेहरे पर उतर आती है। मतलब फिर से वही किया आपने? फिर से किसी को सस्ते में दे आए सारे आम? अब 1000 रुपए मिले हैं। 1000 रुपए? इतने में क्या होगा? 2 दिन भी नहीं चलेंगे ये पैसे। आप हर बार यही करते हैं, किसी को पैसे दे आते हैं, किसी को आम। हमारे बारे में कब सोचेंगे आप? उनके बच्चे भूखे थे मालती। और हम क्या हैं? हम भूखे नहीं हैं क्या? अरे भगवान सब देख रहे हैं। भगवान आकर खाना देगा क्या? हमारा पेट तो हमें ही भरना पड़ेगा ना। अगर नियत साफ हो तो भगवान रास्ता जरूर निकालते हैं मालती। सारी उम्मीद भगवान पर रखोगे तो शायद मेरी उम्मीद आपसे छूट जाएगी किसी दिन। मालती गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है। सुबह होते ही धर्मेश उठकर बैठ जाता है। उसके सामने सिर्फ 1000 रुपए पड़े हैं। वो उन पैसों को देखता है और सोच में पड़ जाता है। इन पैसों से या तो घर का राशन आएगा या आम। और अगर आम लाए तो आज भी नहीं बिके तो? धर्मेश चुपचाप मालती की ओर देखता रहता है। तो आज तो सच में भूखा सोना पड़ेगा। पर आपको उससे भला क्यों फर्क पड़ेगा? आपको तो दूसरों की तबीयत, दूसरों के पेट की चिंता है, हमारी नहीं। भगवान ने अगर आज खाली सुलाया है तो कल पूरा घर भी भरेंगे भगवान, क्योंकि कोई और शायद ना देख रहा हो, पर भगवान ऊपर बैठ के जरूर हमें देख रहे हैं। धर्मेश इतना कहकर घर से सीधा मंडी की ओर आम खरीदने निकल जाता है। धर्मेश मंडी पहुंचने ही वाला था कि तभी सामने से उसे एक आवाज आती है। भाई साहब, भाई साहब। धर्मेश सामने की ओर देखता है कि वही अनाथ आश्रम वाला आदमी उसकी तरफ आ रहा है। अरे भाई साहब आप? जी भाई साहब, वो कल आपने जो मदद की उससे बच्चों का पेट भर गया। धर्मेश हल्का सा मुस्कुराता है। बस यही काफी है मेरे लिए तो कि बच्चे भूखे नहीं सोए। अब इसीलिए भाई साहब मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे ये तो मेरा धर्म था, फर्ज के लिए कैसी भेंट? अरे नहीं भाई साहब, मना मत कीजिए, मैं दिल से दे रहा हूँ और इस भेंट से आपका बहुत फायदा होगा। धर्मेश थोड़ा सोचता है, फिर मान जाता है। अच्छा ठीक है, आइए भाई साहब मेरे साथ। कहाँ पर?
अरे आइए तो सही। दोनों साथ में चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद धर्मेश की नजर सामने पड़ती है और वो अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने एक बड़ा सा सफेद घोड़ा खड़ा होता है, जिसकी चमक धूप से भी सुनहरी लग रही होती है। ये क्या है भाई साहब? भाई साहब, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। धर्मेश बस उस घोड़े को देखता रह जाता है और धीरे धीरे उस घोड़े की तरफ चल देता है। ये तो मानो ऐसा है जैसे किसी देवता का वाहन। धर्मेश पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। भाई साहब, वो इधर उधर खूब ढूंढता है, लेकिन धर्मेश को वो आदमी कहीं भी नहीं मिलता, मानो वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। धर्मेश फिर से उस घोड़े की ओर देखता है। इतना सुंदर घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। धर्मेश जैसे ही उसके पास जाता है, घोड़ा हल्का हिनहिनाता है। आज से तुम्हारा नाम होगा नूर। और फिर धर्मेश के साथ चल पड़ता है। धर्मेश आम लेकर बैठ जाता है। आम ले लो, मीठे ताजे रसीले आम। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। अरे भाई साहब, हमारे घर पे दावत है, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं भाई साहब, तो हमें आम चाहिए थे, मिल जाएंगे क्या? कितने चाहिए भाई साहब? भाई साहब, हमें तो जितने भी आपके पास है सब दे दो, पैसों की चिंता मत करो, पर आम अच्छे होने चाहिए बता रहे। अरे भाई साहब, आम ऐसे हैं कि आप खुद तारीफ करने आओगे कल। हाँ, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, दे दो फटाफट। लीजिए भाई साहब, सब पैक कर दिया। अरे भाई नूर, आज तो कमाल हो गया। पहली बार सारे आम एक साथ बिक गए। आम के साथ साथ लगता है मेरी किस्मत में भी मिठास आ गई। तुम्हारी मेहनत की ही मिठास है। धर्मेश सुनकर मुस्कुराने लगता है। धर्मेश तुरंत वो सारे पैसे ले नूर के साथ घर आ जाता है। धर्मेश कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपनी जेब से एक मोटी नोटों की गड्डी निकाल कर रख देता है। मालती अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। पर पैसे तो थे ही नहीं आम खरीदने के, फिर? धर्मेश कुछ कहने ही वाला था कि तभी मालती की नजर बाहर पड़ती है। वो अचानक उठकर दरवाजे की तरफ जाती है। ये घोड़ा? वो बाहर खड़े नूर को देखती है। ये घोड़ा कहाँ से लाए आप? धर्मेश हल्का सा रुकता है, फिर सहज बनने की कोशिश करता है। बस किसी ने भेंट दिया है। क्यों देगा कोई इतना कीमती घोड़ा ऐसे ही? धर्मेश हंस देता है। अरे तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? बस इतना समझ लो, ये घोड़ा हमारे लिए सौभाग्य लेकर आया है। मालती चुपचाप उसे देखती रहती है। और अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। फिर धीरे से सर हिला देती है। अगले ही दिन से धर्मेश के आम पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाते हैं। लोग बाकी की दुकानें और रेड़ियां छोड़कर सिर्फ उसी के पास आने लगते हैं। अरे भैया, मुझे भी 2 किलो दे दो जरा, बहुत बढ़िया आम है तुम्हारा। और मेरे लिए जो है 5 किलो पैक कर देना भैया, 5 किलो है। अरे भैया, मेरा पहले कर दो, कहीं खत्म ना हो जाए आम फिर। धर्मेश मुस्कुराते हुए सबको आम देता जाता है। कुछ ही देर में सारे आम बिक जाते हैं। कुछ ही महीनों में धर्मेश का धंधा इतना चल पड़ता है कि वो 5 नई आम की रेड़ियां खोल लेता है। अब दूर दूर के गांवों से भी लोग उसी के आम खरीदने आते हैं। अरे नूर, अरे ये खाओ, ताजी ताजी हरी भरी घास। अरे वाह, अगर कुछ और खाना हो तो अभी बताओ, लेके आता हूँ भाग के। अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है नूर। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद बोलूं। अरे भाई, तुम हर रोज मेरी सेवा करते हो,
उससे बड़ा धन्यवाद क्या ही होगा। अब जाओ सो जाओ, सुबह फिर आम लेने भी चलना है। ठीक है। धर्मेश और नूर बिल्कुल खुश थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भल्ला सेठ का धंधा अब पूरी तरह ठप पड़ गया था। उसकी एक भी रेड़ी पर ग्राहक नहीं आता। अरे ये कैसे हो गया? एक भी ग्राहक नहीं। धीरे धीरे धंधा इतना ठप कैसे पड़ गया भाई? भल्ला सेठ हैरान परेशान होकर अपने घर लौट रहा था कि तभी वो देखता है कि कुछ रेड़ियों पर भीड़ लगी है। इन रेडियो पर ऐसे कौन से आम बिक रहे हैं जो यहाँ इतनी भीड़ लगी है? भल्ला जैसे ही पास जाकर देखता है तभी उसे धर्मेश वहाँ खड़ा दिखता है। अरे ये धर्मेश यहाँ क्या कर रहा है? भल्ला चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए धर्मेश के पास जाता है। अरे धर्मेश, ये सब क्या हो रहा है भाई? हैं? और ये किसकी रेड़ियां हैं? मेरी ही है भाई, कुछ दिनों पहले मैंने ही खोली है। ये सुनते ही भल्ला चुप हो जाता है और वहाँ से उल्टे कदम वापस चल पड़ता है। ये एकदम से इतना रईस कैसे हो गया? कुछ महीने पहले तक तो पेड़ के नीचे बैठता था टोकरी लेकर, और आज 5-5 रेड़ियां। कुछ तो बात है, देखना पड़ेगा इसको। हाँ। भल्ला सेठ वहीं दूर खड़ा धर्मेश को देखने लगता है और जैसे ही शाम ढलती है तो धर्मेश अपना काम खत्म करके घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन सेठ भी धीरे धीरे दूरी बनाकर उसका पीछा करने लगता है। धर्मेश घर के अंदर चला जाता है और सेठ बाहर अंधेरे में एक कोने में छुपकर बैठ जाता है और उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगता है। धर्मेश काफी सारे पैसे निकालकर मालती के हाथ में रखता है। एक बात बताइए, ये सब हो कैसे रहा है और आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? अरे सब भगवान की कृपा है। नहीं, मुझे सच्चाई जाननी है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी जीवन साथी। आपने वचन दिया था, खुशी हो या दुख मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। धर्मेश चुप हो जाता है। उसकी आंखों में दुविधा छा जाती है। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं जान सकूं कि हमारा घर कैसे चल रहा है? ठीक है, सुनो। ये सब सच में भगवान का दिया हुआ है? हाँ, लेकिन इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मालती सिर हिला देती है, लेकिन बाहर अंधेरे में छुपा भल्ला सेठ ये सब सुन लेता है। ओह, तो ये बात है, मतलब असली खेल उस घोड़े का है। भल्ला सेठ अपने आंगन में खड़ा कुछ गुंडों से धीरे धीरे बात कर रहा होता है। अरे सुनो, धर्मेश के घर जाना और वो घोड़ा चुपचाप खोल कर ले आना, समझे? किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए, समझे कि नहीं? समझ गए सेठ जी, काम हो जाएगा। और सीधा मेरे पास लेकर आना। आज के बाद वो घोड़ा मेरा होगा। दोनों गुंडे दबे पांव धर्मेश के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। इधर उधर देखते हैं। हाँ भाई, ए भाई सब सो गए भाई, अब कोई नहीं आएगा, चलो। हाँ ठीक है, चल फिर। अब मेरी बारी माला माल होने की। सूरज की पहली किरण के साथ ही सेठ तैयार नूर के सामने खड़ा हो जाता है।
अरे आज मुझे भी उस बाग में ले चल जहां से धर्मेश आम लाता था। वो नूर पर बैठ जाता है। अरे चल। अरे 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 ये क्या कर रहा है? अरे नूर अचानक पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है सीधा जंगल की ओर। अरे अरे रुक जा। अरे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। अरे लेकिन नूर बिना रुके एक लंबी छलांग लगाता है और झाड़ियों के पार निकल जाता है। ये कैसा बाग है? चलो मुझे क्या, मुझे तो आम मिल रहे हैं। और वापस चल पड़ता है। सुबह होते ही धर्मेश उठकर बाहर आता है। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है वो अचानक ठिठक जाता है। अरे नूर, वो इधर उधर देखता है लेकिन नूर कहीं नहीं होता। नूर, नूर। आवाज सुनकर मालती भी बाहर दौड़ी आती है। क्या हुआ? नूर नहीं है यहाँ। मालती के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या? दोनों पागलों की तरह चारों तरफ दौड़ दौड़ कर नूर को ढूंढने लगते हैं। नूर, नूर, कहाँ हो तुम? नूर बाहर आओ। मालती और धर्मेश काफी देर तक नूर को ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें नूर नहीं दिखता। और फिर कुछ देर बाद दोनों थक कर रुक जाते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर नूर चला गया तो हमारा क्या होगा? धर्मेश धीरे से उसकी तरफ देखता है। याद है मैंने क्या कहा था? नूर हमें इसीलिए मिला था क्योंकि हमारा मन सच्चा है। मालती चुप होकर सुनती है। हमें बस वही करना है, अपना मन सच्चा रखना है। भगवान हमें फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। मालती धीरे से सर हिला देती है। वहीं दूसरी ओर सेठ अपनी रेड़ी लगा लेता है। अरे आओ आओ, अरे आधे दाम में आम, इतने सस्ते आम कहीं नहीं मिलेंगे। अरे आओ भाई आओ। ये सुनते ही सब लोग आम खरीदने आ जाते हैं जिसे देख सेठ खुश हो जाता है एकदम से। अब देखता हूँ धर्मेश कैसे बेचता है आम। भल्ला सेठ जब वापस अपने घर जा रहा होता है तभी कई सारे लोगों की भीड़ आकर उसे घेर लेती है। अरे ये क्या बेचा तूने है? अरे इतने खराब आम। अरे एक बार खुद खा के देख तो लिया होता, अंदर से सड़े हुए हैं सारे के सारे। शर्म नहीं आती तेरे को? अरे ये क्या कह रहे हो भाई, आम तो बिल्कुल सही थे। अरे झूठ मत बोलो। और अगर आज के बाद यहाँ रेड़ी लगाई ना तो रेड़ी के साथ साथ तुझे भी उठा के फेंक देंगे, बता रहे हैं। सेठ घबरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? अरे भैया हमें तो लगा कि सस्ते हैं तो ले लेते, लेकिन तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले भाई हैं? मैं तो हर किसी को बोल दूंगा कि तुम्हारी रेड़ी से कभी भी कोई भी फल ना खरीदे। यहाँ और कुछ दिनों में वाकई ये बात सच हो जाती है और सेठ का धंधा बुरी तरह से चौपट हो जाता है। अरे अरे मेरा सारा काम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्यों? काम अच्छा चल रहा था तुम्हारा। सेठ चौंक कर पीछे मुड़ता है। तुम बोल रहे हो? हाँ। सेठ चुपचाप उस घोड़े की ओर देखता रहता है। तुमने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। धर्मेश का फल मीठा क्यों था पता है? क्योंकि उसके मन में लालच नहीं था। वो बिना सोचे, बिना अपने फायदे के दूसरों की मदद करता था। उसके पास जब कुछ नहीं था तभी भी उसने निस्वार्थ भाव से बस लोगों को दिया ही है। और तुम्हारे पास जब सब कुछ था फिर भी तुमने छीनने की सोची। इसीलिए उसके आम मीठे थे और तुम्हारे सड़े हुए। सेठ की आंखों में शर्म भर जाती है। मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लालच में खुद को ही बर्बाद कर लिया। माफी मुझसे नहीं,
उससे मांगो जिससे मांगनी चाहिए। भल्ला सेठ तुरंत नूर को उसके असली हकदार धर्मेश के पास ले जाता है। मालती और धर्मेश जैसे ही नूर को भल्ला सेठ के साथ आते देखते हैं, तभी दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। सेठ जी, मेरा घोड़ा आपके पास क्या कर रहा है? भल्ला सेठ शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता है और मालती और धर्मेश को सारी बात बता देता है। अब मुझे माफ कर दो धर्मेश, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, पर मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। मेरा सारा काम खत्म हो गया। मुझे अब समझ में आया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको आपकी भूल समझ में आ गई तो मैंने भी आपको माफ किया, पर यह बात याद रखना सेठ कि सच्चाई और मेहनत का फल भले ही देर से मिलता हो, पर जब भी मिलता है ना तो होता बहुत मीठा है। नूर, तुमने तो कहा था कि किसी को तुम्हारा राज पता नहीं चलना चाहिए। फिक्र मत करो, इसका भी हल है मेरे पास। अपना एक पैर उठाकर उसके सर पर रख देता है। अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ पल का सन्नाटा, फिर वो आंखें खोलता है। अरे मैं यहाँ कैसे आया? धर्मेश भाई, तुम? कुछ नहीं, बस आम के दाम पूछने आए थे आप तो। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है फिर। अगर ये सब भूल गया है तो क्या फिर से ये वैसा ही बन जाएगा? नहीं, क्योंकि इसकी यादें गई हैं, सीख नहीं। वही आदमी मेहनत से आम बेच रहा होता है और हर ग्राहक से माफी मांगने लगता है।